हैं कि जो एंटी इनकम्बेंसी है बीजेपी के खिलाफ, वो बीजेपी को इस चुनाव में फायदा देती नजर आएगी। लेकिन आप देखिए कि ये जो जगन्नाथ भगवान जी का रोड कॉरिडोर जो कि इसी जनवरी में बनाया गया, और आपको जानकर के खुशी होगी कि 17 जनवरी को ये जगन्नाथ का परिक्रमा कॉरिडोर इनॉग्रेट किया गया और 22 जनवरी को भगवान श्री राम का जो प्रतिष्ठा प्राण प्रतिष्ठा है जी। उसके समारोह में प्रधानमंत्री शामिल हुए। तो ये दोनों चीजें ही सनातन को आगे लेकर के जाती हैं। इस चीज को समझना, बार बार मैं ये बात कह रहा हूं कि जमीन पर भले ही ये दोनों दल प्रतिद्वंदिता करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन ये दोनों ही विकास की बात कर रहे हैं, दोनों ही सनातन के संरक्षण की बात कर रहे हैं। और केवल परिक्रमा पथ ही नहीं, हजारों ऐसे मंदिर हैं उड़ीसा में जिनका जीर्णोद्धार करने का राज्य सरकार ने जिम्मा उठाया है। और राज्यों के तौर पर अगर हम बात करें तो उड़ीसा शायद उन चंद राज्यों में से होगा जो इस तरह के पुनरुद्धार की बात कर रही है। उसमें केवल मंदिरों का पुनरुद्धार नहीं है, अलग अलग जो संस्थान, जो ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व के संस्थान हैं, उनका पुनरुद्धार शामिल है। उड़ीसा में अगर हम इकोनॉमिक तौर पर बात करें आंचल, तो ये उड़ीसा एक सरप्लस राज्य है, रेवेन्यू सरप्लस राज्य है। लेकिन जिस तरह से विनोद जी बता रहे थे कि ये एक बीमारू राज्य में गिना जाता था, और अभी भी बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो पिछड़े हुए हैं, वहां पर केंद्र की योजनाएं पूरी तरह से पहुंच नहीं पाई हैं। लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि राज्य सरकार उनको रोक रही है और उसमें एक रोड़ा बन करके उभर रही है, या फिर अपने ठप्पे के साथ उन योजनाओं को लागू कर रही है। क्या इन बातों को जनता समझेगी? या प्रधानमंत्री और बीजेपी के जो दूसरे नेता हैं इस बात को समझा पाएंगे कि ठीक है, सभी लोकसभा और विधानसभा दोनों ही स्तर पर विकास के ही कार्य होते हैं, लेकिन वाकई विकास कौन चाहता है? और क्या जो ये लगातार पांच बार का जो इन्होंने विधानसभा चुनाव जीता नवीन बाबू ने, वो छठी बार अजय, लेकिन चुनावी मुद्दों के अलावा जब जैसा आपने कहा कि जो सनातन धर्म को जिस तरीके से बढ़ावा दिया जा रहा है, और खासतौर से जो आस्था विश्वास की हम बात करें, वो भी इस चुनाव में अहम हम मान सकते हैं, खासतौर से पूरी की बात की जाए तो। रुपए का प्रोजेक्ट है परिक्रमा मार्ग में, और बिना किसी दिक्कत के वहां के लोगों को जो सैकड़ों साल से भगवान जगन्नाथ के श्री मंदिर के आसपास रह रहे थे, उनको उचित मुआवजा देकर के उनके सभी भावनाओं का ख्याल रखते हुए जिस तरह से राम मंदिर में किया गया कि उनको रिप्लेसमेंट किया गया, उनको उचित स्थान दिया गया, मुआवजा दिया गया, और सभी का सम्मान किया गया कि भाई आपने श्री मंदिर के लिए इस भूमि का दान किया है। और श्री मंदिर का जो प्रोजेक्ट है वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट इसलिए है क्योंकि 80 लाख लोग जो उड़ीसा में आते हैं भगवान श्री मंदिर और लिंगेश्वर जैसे और कोणार्क जैसे जो ट्रायंगल कहा जाता है, आध्यात्मिक ट्रायंगल उड़ीसा का पुरी बीच के साथ में, वहां के दर्शन के लिए आते हैं 80 लाख लोग, जो कि परिक्रमा मार्ग के बाद ये कहा जा रहा है कि कई गुना बढ़ सकते हैं। तो ये उड़ीसा को एक नए रूप में प्रोजेक्ट करना पूरे वर्ल्ड स्टेज पे, यही तो जो उड़िया कहते हैं ना कि उड़िया गौरव के लिए बहुत जरूरी है। अजय, बिल्कुल आपने सही बोला, लेकिन इस पर एक टेक हम विनोद जी का। विनोद जी, जब हम बात कर रहे हैं कि इस पर कड़ी चुनौती देती हुई बीजेपी नजर आ रही है बीजेडी को, यहाँ पर आधी आबादी या फिर महिलाओं का अगर हम जिक्र करें, जिसमें 70 लाख महिलाएं हैं उड़ीसा में, और करीबन 6 लाख से ज्यादा जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स यानी स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं, और इसी कड़ी में शक्ति वंदन कार्यक्रम के जरिए बीजेपी की नजर इन वोटर्स को साधने की भी रहेगी। विनोद जी, आगे बढ़ाता हूं कि उड़ीसा का यूनिकनेस को आप ये समझिए कि जब यहाँ पे पूर्वोत्तर भारत में, खास करके बिहार, यूपी में आप जिस तरह से जातिगत राजनीति का बोलबाला देखते हैं, उसके साथ में अगर आप उड़ीसा को देखें तो ये आपको एक कमाल का एक उड़ीसा का रहा है लोगों की अपनी एक लोकतंत्र के प्रति, कि लोगों ने यहाँ जात पात और ये कास्ट कॉम्बिनेशन को कभी नहीं माना है। आप उम्मीद कर सकते हैं इस राजनीति को, भारत के लोकतंत्र को, कि वहाँ पटनायक समाज के लोग अगर आप कहें तो कास्ट इक्वेशन में सबसे कम संख्या में आते हैं। लेकिन आप ये देखिए, नवीन पटनायक अगर 24 साल से लगातार सीएम है तो ये माना जाएगा कि उनकी अपनी एक क्रेडिबिलिटी है, उनका एक वेलफेयर स्कीम जो है उसको लोगों ने सराहा है। रही बात जो बीजेपी के साथ में जो उनका अपना एक कंटेस्ट है, वो कभी भी सेंटर में खास करके मोदी को विरोध करते हुए नहीं दिखे हैं। लेकिन आप ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि नवीन पटनायक जब पहला चीफ मिनिस्टर बने थे तो बीजेपी के सहयोग से ही बने थे। 2000 में बीजेपी और बीजेडी ने साथ साथ चुनाव लड़के पूरे कांग्रेस के वहां पे एक तरह से सत्ता का जो एक लंबा सिलसिला था उसको खत्म किया था, और इसमें बीजेपी ने उनको एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था। लेकिन बाद में चल के जो दूसरा इलेक्शन 2005 के
इलेक्शन में आते आते नवीन पटनायक ने बीजेपी से अपना नाता तोड़ लिया था। उसके बाद लगातार जो है बीजेपी वहां अपोजिशन में है, और अपोजिशन में होने का मतलब ये नहीं होता है कि आप अपोजिशन में एक नीतिगत फैसले पे एक सकारात्मक सहयोग देते हुए आप राज्य को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन बीजेपी वहां एक तरह से नवीन पटनायक के घोर विरोधी के रूप में है। आज अगर कांग्रेस की हालत आप ये देखिए कि उनको कायदे का आप पूरी में ही आप ले लीजिए कि कांग्रेस के जो एमपी के कैंडिडेट थे उन्होंने लास्ट मोमेंट में अपना ये नॉमिनेशन वापस ले लिया था। तो 3-4 ऐसे जगह आप देखें, जैसे आप इंदौर का देखें, जैसे आप सूरत का देखें, उसी तरह से पूरी भी नाम आया था उस पे कि कैंडिडेट ने यह आरोप लगा के कांग्रेस के नेतृत्व पे यह आरोप लगाया था कि इतना लचर व्यवस्था कांग्रेस की है, जो एक सीट से कोई जीत सकता तो मैं अपना उम्मीदवारी वापस ले लेती हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, और पूरी के कैंडिडेट ने अपना कैंडिडेचर वापस ले लिया था। तो कमोबेश ये स्थिति जो कांग्रेस ने वहां बनाई है, तो एक तरह से तो विनोद जी क्या ये मान सकते हैं? ये लड़ाई, एक मिनट में पूरी कर दूं, ये लड़ाई जो है अब सीधे सीधे बीजेपी और बीजेडी में है, और बीजेपी और बीजेडी में जो ये राइवलरी है वो सीधे सीधे असेंबली के साथ साथ लोकसभा के चुनाव में ज्यादा से ज्यादा नंबर्स के लिए है। इसमें अभी कोई दोस्ती नहीं है, ये सीधे लड़ाई है। और जी बिल्कुल, ये क्योंकि चुनावी मैदान में जब प्रतिद्वंदी होते हैं। बहुत अहम बात की, और इसका इसी पर एक टेक आपका ये भी विनोद जी आप बेहतर बता पाएंगे राजनीतिक समझ के लिहाज से कि इंडी गठबंधन से जो दूरी दिखाई है बीजेडी ने, इसका सियासी मतलब क्या यही है कि वो बीजेपी को कोई एक मौका नहीं देना चाहते कि उनके खिलाफ माहौल बनाया जाए उड़ीसा में? क्या आप ये जरूर कह सकते हैं कि नवीन पटनायक का ये लास्ट अपना एक टेन्योर का वो ये चाहते हैं कि उड़ीसा में उनका जो एक चला है उसको नवीन पटनायक अपने किसी बेटे भतीजे और परिवार के किसी लोगों को आगे नहीं बढ़ाया है इस सत्ता की राजनीति में, वो भी एक तरह से वहाँ एक आदर्श है। लेकिन अब सवाल है कि नवीन पटनायक पिछले 4-5 सालों से उतना एक्टिव नहीं रह पाते हैं। ये उनके एक्टिव नहीं रहने का खामियाजा वहाँ की जनता और डेवलपमेंट के कामों में पड़ता है, जिसको लोग एहसास कर रहे हैं। तो वहाँ एक कुशल नेतृत्व देने के लिए, युवा नेतृत्व देने के लिए बीजेपी के पास ये मौका है, और लोगों के बीच में जब बीजेपी एक कुशल नेतृत्व और युवा नेतृत्व को सामने ला के खड़ी है तो जाहिर सी बात है जनता एक अल्टरनेट के रूप में बीजेपी को देखती है। तो बीजेपी अभी भी अपोजिशन में है, और बहुत मजबूती के साथ बीजेपी अपनी चीजों को, डेवलपमेंट के चीजों में भले ही बीजेडी को सहयोग देता रहो, लेकिन फ्रंट पे लोगों के लिए बीजेपी वहां हमेशा नवीन पटनायक सरकार के खिलाफ में लड़ती रही है। तो जी, यानी एक मजबूत स्थिति जो है को इस चुनाव में दिख रहा है। जी बिल्कुल, वही मजबूत स्थिति जो है बीजेपी की यहाँ नजर भी आ रही है। और खासतौर से अजय, जब हम पुरी की बात करते हैं तो अमूमन रथ यात्रा जो यहाँ आयोजित होती है उसमें इस तरह का श्रद्धालुओं का जो सैलाब होता है वो हमें देखने को मिलता है, लेकिन आज इस रोड शो में भी हम कह सकते हैं कि ज़बरदस्त संख्या में, भारी संख्या में जो लोग हैं वो पहुंचे हैं और कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री की एक तस्वीर को अपने मोबाइल में कैद कर पाएं। जो भगवान जगन्नाथ की पूरी यात्रा है वो शायद उड़ीसा का सबसे बड़ा महापर्व आप कह सकते हैं, और लाखों की संख्या में बताया जाता है कि 30 से 40 लाख लोग एक ही दिन भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में शामिल होते हैं। तो उसमें उसका तो कोई मुकाबला कर नहीं सकता। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की भी लोकप्रियता, और खासतौर पर जब पूरा देश इस चीज को देख रहा है कि वो सनातन मूल्यों को फिर से प्रतिस्थापित करने के लिए कैसे जी जान से जुटे हुए हैं और वापस रिवाइवल की जो कोशिश हो रही है, तो उड़ीसा में इतनी बड़ी संख्या में जन सैलाब का उमड़ना और प्रधानमंत्री मोदी के प्रति जो लोगों का आस्था और विश्वास है, वो कहीं न कहीं ये दिखाता है कि जो लोगों का आकर्षण है प्रधानमंत्री के प्रति वो कम नहीं हुआ है। और क्या ये जो श्री मंदिर के परिक्रमा मार्ग के आसपास आप जो ये भीड़ देख रहे हैं जी, वो बीजेपी के प्रति अपने रुझान में या फिर चुनावों में कुछ उसका फल दे पाएगी, वो थोड़ा सा उसके लिए थोड़ा हमें इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन ये तो बात है कि जब इतने लंबे समय से 25 वर्षों से अगर एक ही शासनकाल आप देख रहे हो तो कुछ न कुछ जनता बदलाव जरूर चाहेगी। और आप देखिए कि जब कई विपक्षी दल तो सामने है ही नहीं है बीजेपी के अलावा, और जिस तरह से महिला सम्मान का जिक्र किया था आंचल ने, और महिलाओं की बात करें तो भुवनेश्वर से जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे उन्होंने
फंड न होने की वजह से अपना नाम वापस ले लिया था। तो आप ये समझिए कि जो 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 अभी विपक्षीय लड़ाई है जो बीजेपी और बीजेडी के बीच में, और प्रधानमंत्री मोदी के प्रति जो जनता का आकर्षण है, जनता की जो श्रद्धा है, वो किस तरह से विकास के कार्यों के लिए वोट में तब्दील होती है या नहीं, कोशिश यही कर रही है बीजेपी। इन तमाम मुद्दों के आधार पर जनता को कन्विंस करने का प्रयास किया जाए। ये सारे विकास के कार्य जारी रखेंगे, लेकिन आप हमारा भी मॉडल तो एक बार देख लीजिए। जी बिल्कुल अजय, लेकिन जब आर्थिक विकास की हम बात करते हैं, जैसा आपने बताया कि जो कॉरिडोर है उसका निर्माण किया गया, कहीं ना कहीं जो एक किसी भी राज्य की जब अर्थव्यवस्था को हम देखते हैं या कैसे वहाँ मुनाफा हो रहा है, पर्यटन के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की भी जो कोशिशें हैं वो लगातार हम देख सकते हैं, उस लिहाज से कितना महत्वपूर्ण। और ये चुनौती बहुत अहम है जी, क्योंकि विकास बनाम विकास है। हमने देखा कि किस तरह से जो जीरो टॉलरेंस नीति, जब आपदा प्रबंधन की हम बात करते हैं नवीन पटनायक सरकार की, और जिस तरह से प्रधानमंत्री का भी अपना कार्यकाल रहा है केंद्र की राजनीति में जीरो टॉलरेंस लेकर कई मुद्दों पर, तो यहाँ पर ये भी बहुत अहम है कि विकास बनाम विकास बहुत अहम मुद्दा है। देखिए, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, चाहे वो उड़ीसा में साइक्लोन प्रभावित इलाकों का रिस्टोरेशन हो, डिजास्टर मैनेजमेंट की बात हो, या फिर विकास की धारा को उन इलाकों तक पहुंचाने की जो अभी तक हाशिए पे पड़े हुए हैं, जो मुख्य धारा में शामिल नहीं हो पा रहे हैं, जिसमें कालाहांडी, कांधमाल जैसे ऐसे इलाके शामिल हैं जहां पर बड़ी संख्या में जनजातियां रहती हैं। तो कैसे विकास की कहानी को आप खास तक पहुंचाएं, यही राज्य और केंद्र के स्तर पर नीतियों के केंद्र में रहता है। लेकिन जिस तरह से अगर हम उड़ीसा के आर्थिक केंद्रों की बात करें, तो उसमें धार्मिक पर्यटन मुकुल कह रहे थे कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कई गुना बढ़ने की संभावना है आने वाले दिनों में। साथ ही साथ जो वहाँ का रॉ मटेरियल है, जिसके लिए वो जाना जाता है उड़ीसा, वहाँ के रॉ मटेरियल को आप कैसे वहाँ के विकास के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और उड़ीसा के वो काम आ सकता है कि नहीं, या फिर उसके लिए कुछ अलग से प्रबंधन या फिर प्रयोग करने की जरूरत है। तो केवल नीतियों को लागू करने की बात है कि कौन बेहतर ढंग से जनता के हित में लागू कर पाता है, और शायद यही एक आधार होता है जिस पर जनता अपने नेतृत्व को चुनती है। तो क्या बीजेडी की नीतियों का एक विकल्प के तौर पर बीजेपी की जो क्रियान्वयन की नीति है पूरे देश में जो देखा है, आउटकम के तौर पर जिस तरह से प्रधानमंत्री फोकस करते हैं, 100% सैचुरेशन पर फोकस करते हैं, बिना किसी भेदभाव के नीतियों को लागू करने की बात पर फोकस करते हैं, क्या इन राष्ट्रीय मुद्दों को लोकसभा के चुनाव में वहां की जनता प्राथमिकता देगी, ये देखने वाली बात होगी। पर इसमें कोई संदेह नहीं है कि 800 करोड़ रुपए का जो परिक्रमा मार्ग बनाया गया है, अब इसका असर वहां के पर्यटन पर पड़ेगा, वहां के अर्थव्यवस्था पर जरूर पड़ेगा, और सकारात्मक पड़ेगा। और कैसे इसको और ज्यादा गति दी जाए, यही बीजेपी और बीजेडी दोनों की कोशिश होगी। कि भगवान जगन्नाथ को तो बिल्कुल अलग किया ही नहीं जा सकता उड़ीसा की राजनीति और उड़ीसा के आर्थिक परिदृश्य से, लेकिन कैसे उसको बेहतर किया जाए जनता के हित में, यही दोनों पक्षों की कोशिश होगी जनता को समझाने की। बिल्कुल, और जो खासतौर से राजनीतिक परिदृश्य की हम बात कर रहे हैं विनोद जी, नीतियां और उसके साथ साथ निर्णय, इन दोनों के साथ हम मान सकते हैं एक तरीके से विकास का आधार इनको माना जा सकता है, और ओडिशा में बीजेपी की तरफ से कोशिश यही है कि इसी विकास को और गति दे सकें। मैं अजय की बात को आगे बढ़ाता हूँ। ये पुरी जो है, आप ये सोचिए कि ये जैसे कहा जाता है कि उड़ीसा की आत्मा जो है वो जगन्नाथ धाम को लेके पुरी में है, और जब प्रधानमंत्री मोदी ने अभी 2-4 इलेक्शन रैली में इस बात को उठाया था वहाँ स्वर्ण भंडार की चाबी गुम के बारे में, तो वो एक बड़ा सा लोगों के बीच में एक चर्चा का विषय बना है कि नवीन पटनायक के दौर में उड़ीसा के सबसे जब आत्मा जगन्नाथ जी हैं, जगन्नाथ धाम है, और वहाँ उनका जो स्वर्ण भंडार है उसकी चाबी गुम हो गई है। एडमिनिस्ट्रेशन को बाद में ये कहना पड़ा कि हमें एक डुप्लीकेट चाबी मिली है। तो अब ये सवाल तो उठने लगा है कि यहाँ जो सनातन की जो एक सबसे प्रसिद्ध केंद्र को, अगर ये राज्य सरकार एक सुरक्षित और एक तरह से लोगों का की जो आस्था का एक ये प्रतिबिंब बनता हुआ जगन्नाथ का ये धाम है, वहाँ अगर आप उसके भंडार की चाबी गुम हो जाती है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वहाँ स्टेट गवर्नमेंट की एक कैपेसिटी है, और इस बात को लोग चर्चा करने लगे हैं। ये एक मुद्दा वहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। जब बात वो कह रहे थे अजय कॉरिडोर की, तो आप ये देखिए कि ये जो सांस्कृतिक वैभव का जो ये दौर शुरू हुआ है पिछले 10 वर्षों में मोदी के दौर में, तो देश के अलग अलग जो सांस्कृतिक केंद्र हैं, जो धार्मिक स्थान है, जो माना जाता है कि भारत की एकता के सूत्र जो है वो इसी धार्मिक और इसी जो महत्वपूर्ण भारत की सांस्कृतिक केंद्र है उसी के जरिए है।
लेकिन पता नहीं आजादी के बाद इसका कभी कोई विकास नहीं हुआ। और एक तरह से ये सारे धार्मिक केंद्र जो आस्था के केंद्र थे, चाहे वो शंकराचार्य के चारों मठों हो या फिर उड़ीसा के ये जगन्नाथ धाम के वो सारे तीर्थ स्थल हो, वो एक या बनारस का काशी कॉरिडोर को, काशी विश्वनाथ जी का मंदिर हो, अयोध्या के रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद ही दुनिया के सतह पे उसे जान पाया हो। तो ये सारी चीजें जो एक उद्भव देखते हैं, जिसको आप कहते हैं कि विकास के साथ विरासत के साथ विकास, तो विरासत संभालने का जो ये 10 साल का फेज है, वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को जब आप पूरी देखते हैं तो लोगों को एक बड़ा एक विश्वास जगता है अपने लीडर के प्रति। आप ये सोच सकते हैं कि 10 लाख से ज्यादा लोग एक रथ यात्रा में यहाँ 20 से 25 लाख लोग दुनिया के विदेशी से प्रवासी से लेके और विदेशी पर्यटक जिस शहर में आते हो, उस शहर की पूरी इकोनॉमी एक धार्मिक केंद्र को लेके है, उड़ीसा जगन्नाथ जी को लेके है, जगन्नाथ धाम को लेके है। और उसकी भव्यता अगर सरकारों ने सक्सेसिव जितनी भी गवर्नमेंट है उसने नहीं की है, तो वो एक सेकुलरिज्म के कारण वो उनकी बेईमानी नहीं है, वो सीधे सीधे एक सनातन के प्रति उनकी एक उदासीनता रही है। और ये उदासीनता राज्य की जो इकोनॉमी है उसको सबसे ज्यादा डैमेज किया है। तो जब ये कह रहे थे पूरी कॉरिडोर जो बनने की बात अजय कह रहे थे, मुझे याद है कि जैसे ही रामलला विराजमान के प्राण प्रतिष्ठा की वहां जबरदस्त अयोध्या में तैयारी शुरू हुई थी, तो उड़ीसा के लोगों, खासकर के पुरी के लोगों को भी ललक बढ़ी थी कि जगन्नाथ धाम जो है वो भी पूरे दुनिया में उसी तरह के आकर्षण है, इसका भी डेवलपमेंट होनी चाहिए। तो वो कॉरिडोर बनना शुरू हुआ, वहां राज्य सरकारों की भी एक भूमिका थी उसमें, लेकिन वो एक तरह से एक भगवान अयोध्या का पुनर्निर्माण के साथ में ही पुरी का वो पुनर्निर्माण का काम शुरू हुआ था। तो ये लोगों ने देखा है, महसूस किया है कि भारत के ये जो सांस्कृतिक धरोहर है, ये मोदी के इस दौर में 10 साल के दौर में उड़िया गौरव या फिर उड़िया अस्मिता की जब हम बात कर रहे हैं तो वो अहम मुद्दा हो सकता है। लेकिन मैं आपसे एक ही चीज समझना चाहूंगी कि जब हम विरोधी वोट बैंक की बात करते हैं, खास तौर पर लगातार कोशिश ये की जा रही है, अगर हम उड़ीसा की बात करें तो किस तरह से ये अगर विरोधी जो वोट बैंक है, अगर ये बीजेपी और कांग्रेस में बंटता है, उसका सीधा फायदा बीजेडी को होता हुआ नजर आएगा। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, ये सवाल तो आपका दुरुस्त है, लेकिन अगर आप 2019 के इलेक्शन में देखें तो थोड़ा सा आपको इसमें ये देखना पड़ेगा कि लोगों ने ये मान लिया है कि कांग्रेस की भूमिका यहाँ पे नहीं है। तो कोई भी समझदार वोटर जो है वो ये बात जान लेता है जब इसकी भूमिका नहीं है तो अपना वोट जाया नहीं करता है। उस समय में भी आप देखें उड़ीसा में 8 सीटें सिर्फ कांग्रेस को 141 की असेंबली में सिर्फ 8 सीटें आई थी। तो ये उसके बाद की स्थिति आप ये देखें, मैंने नहीं देखा राहुल गांधी का कोई बड़ा दौरा या बड़ी रैलियां उड़ीसा में कहीं होती हो। एक वर्चुअल रैली मुझे याद है कि राहुल गांधी की हुई थी। तो जाहिर सी बात है जब लीडरशिप जो है वहां के लोकल लीडरशिप पे उस चीज को छोड़ देती है, फिर उसको लगता है कि भाई जो करना है आप करिए, तो सही बात है कि लोगों में वो कनेक्ट नहीं हो पाता है। आज जब प्राइम मिनिस्टर मोदी की ये रैली देख रहे हैं, ये किलोमीटर दूर चलते हुए लोगों का वो काफिला देख रहे हैं, तो ये जाहिर सी बात है कि लोगों की एक आस्था मोदी के साथ सीधे कनेक्ट हो रहा है। बिल्कुल, हर जगह सीधा संपर्क जो है, जुड़ाव है मोदी से है। जी, प्रधानमंत्री का सीधा जुड़ाव हम देख पाते हैं जनता से। शैलेंद्र मिश्रा भी हमारे संवाददाता जो हैं वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, अगर पूरी खासतौर से बात की जाए, संबित पात्रा जिन्हें पहले हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन उसके बावजूद अब नए आत्मविश्वास के साथ पूरी तरीके से लबरेज नजर आते हैं और उसकी ही बानगी इस रोड शो में भी नजर आ रही है। शैलेंद्र, आपको आवाज आ रही है हमारी? तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं उड़ीसा के पुरी से, जहां प्रधानमंत्री जो है रोड शो कर रहे हैं और साथ ही साथ इस रोड शो को आप देख सकते हैं, देख रहे होंगे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये भव्य रोड शो, ये तस्वीरें बताती हैं कि उत्तर हो या दक्षिण हो, पूरब हो या पश्चिम हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी इस तरह से कोई रोड शो करते हैं कितना प्यार जनता का मिलता है। देखिए, उड़ीसा आप देखें तो बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि बीजेपी का ये दावा है कि इतिहास में पहली बार वहां पर वो सत्ता में आने जा रही है। हम जानते हैं कि विधानसभा चुनाव भी लोकसभा चुनाव के साथ
उड़ीसा में हो रहा है और बीजेपी पूरा दमखम लगा रही है। हमने देखा कि बीते अगर आप एक दशक में देखें तो बीजेपी एक मुख्य दल के तौर पर उड़ीसा में उभरने में न केवल कामयाब रही है बल्कि एक ग्रास रूट लेवल पर देखें तो पार्टी के संगठन में एक बहुत बड़ा विस्तार देखने को मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी हम देखते हैं कि इस तरह जो तस्वीरें आती हैं वो अभिवादन स्वीकार करते हैं जनता का और सड़क के दोनों तरफ जब हम बड़ी भीड़ देखते हैं तो निश्चित तौर पर ये बात बार बार सामने आती है कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कितने शानदार तरीके से जनता से मुखातिब होते हैं, जनता से कनेक्ट होते हैं और उनका एक अपना अंदाज है जो हर राज्य में दिखाई देता है जब वो जाते हैं। और आज हम उड़ीसा की धरती पर देख रहे हैं, इस महान नगरी में देख रहे हैं किस तरह से लोगों का प्यार उमड़ रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। जी आप कुछ पूछना चाहेंगे? शैलेंद्र, जैसे कि हम हमेशा मानते हैं कि जगन्नाथपुरी धाम की अगर बात की जाए तो सर्वोपरि धाम माना जाता है। जब सनातन धर्म की बात आती है, जगन्नाथ जी की मूर्ति में धड़कता है भगवान श्री कृष्ण का दिल। और साफ तौर पर हमने देखा कि जो सनातन को लेकर लगातार बीजेपी बात कर रही है उसकी अस्मिता की, और किस तरह से अगर हम राम मंदिर को भी इससे जोड़कर देखें, ये कितना बड़ा अहम मुद्दा आप बनता हुआ देखते हैं इस बार के ओडिशा से जुड़े इन तमाम जो सीटें हैं जिन पर आज वोट डाले जाएंगे? ये देखिए ममता, आवाज बहुत स्पष्ट नहीं आ रही लेकिन ये बात बहुत सही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हमने देखा है कि देश भर में जो धार्मिक स्थल है उनका एक कायाकल्प किया गया है। वहां पर जो आधारभूत ढांचा है उसको बेहतर किया गया है। आप अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद विकास के तमाम काम देख रहे हैं। आप काशी में जब हमने देखा कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जो निर्माण हुआ, उज्जैन महाकाल वहां पर ही हमने देखा कि किस तरह से विकास कार्य हुए। आप जगन्नाथ धाम में देख रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये बखूबी समझती है मोदी सरकार की किस तरह से धार्मिक पर्यटन के जरिए उस क्षेत्र का कायाकल्प किया सकता है, विकास के रास्ते पर बहुत तेजी से आगे बढ़ा सकता है। क्योंकि पर्यटन एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर हम देखते हैं कि सबसे कम निवेश से या सबसे कम प्रयास से अधिकतम नतीजा मिलता है। अगर आप रोजगार के मोर्चे पर कहें या उस इलाके में विकास की गतिविधियों की बात करें तो हमने देखा है कि दुनिया के सबसे बड़े पर्यटन धार्मिक पर्यटन नगरी के तौर पर एक तरफ अयोध्या उभर रहा है, वहीं दूसरी तरफ उड़ीसा में पुरी हो, वो हम देख रहे हैं कि वहां पर भी पहले के मुकाबले अब ज्यादा संख्या में बड़ी संख्या में धार्मिक श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। तो ये दिखाता है कि इस बात को बहुत अच्छी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समझते हैं कि जो हमारी विरासत है उसको संजोने के साथ उसको मजबूत करने का काम करने से लोगों को फायदा भी होगा और बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर भी आएंगे। तो निश्चित तौर पर तस्वीरें ये बताती हैं। जी आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? बिल्कुल, जाहिर तौर पर ये तस्वीरें बहुत कुछ अपने में बताती हैं। अजय, आपसे भी जानना चाहेंगे, इस रोड शो के दौरान हमने देखा अलग अलग जो झांकियां हैं वो भी